खंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करते देहरादून से खबर मिल रही है। यहां पर कई पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं। देवेंद्र पिंचुआ एसएसपी अल्मोड़ा बने हैं। अजय गणपति चंपावत जिले के कप्तान होंगे। वहीं पर प्रमोद कुमार को एसपी सिटी देहरादून बनाया गया है, जबकि लोकजीत सिंह एसपी ग्रामीण देहरादून बनाए गए हैं और पंकज गैरोला एसपी ट्रैफिक हरिद्वार बनाए गए हैं। वन भूमि से अतिक्रमण हटाने का वन विभाग ने अभियान की ग्राउंड हकीकत क्या है, ये फोटो इसकी सच्चाई बयां कर रहे हैं। ये राजाजी टाइगर रिजर्व का बफर जोन है जो हरिद्वार वन प्रभाग में पड़ता है। हरिद्वार वन प्रभाग की श्यामपुर रेंज पे रह रहे वन गुर्जरों ने वहां स्थायी झोपड़ियां बना ली और इन झोपड़ियों में ट्रैक्टर भी खड़े हैं। सवाल उठता है कि रिजर्व फॉरेस्ट में गुर्जरों का ट्रैक्टर का क्या काम। और दूसरी बात तो ये भी है कि वन विभाग ने ट्रैक्टर ले जाने की अनुमति क्यों दी। और सुनील और प्रभात हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सुनील, जरा बताइएगा, वन विभाग पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और ये तस्वीरें कई बात को बयां भी कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, और खासकर तब और भी ये चिंताजनक बात है और भी ये बड़ी लापरवाही है कि जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक और ऐसे तमाम इंक्रोचमेंट हटा रहा हो, जहां जो फॉरेस्ट लैंड पर जो इंक्रोचमेंट किए गए हैं, उसके बीच श्यामपुर रेंज में इस तरह के एक तरह से हम कह सकते हैं कि अस्थायी निर्माण होना। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर सोलर प्लेट भी लगी हुई है, ट्रैक्टर भी वहाँ पर खड़े हैं, जो झोपड़ियां हैं वो भी एक तरह से पक्की टाइप की झोपड़ियां बना दी गई हैं। और ये एरिया इससे भी संवेदनशील है कि ये राजाजी का बफर जोन में पड़ता है, हरिद्वार फॉरेस्ट डिवीजन का ये एरिया है और इसी से ये राजाजी की चीला रेंज से लगा हुआ है, जिसको टाइगर के हिसाब से बेहद रिच एक रेंज माना जाता है। यहाँ पर करीब 34 से 35 बाघ इस एरिया में रहते हैं। ऐसे संवेदनशील स्थान पर गुज्जरों के इस तरह के डेरे वहां पर होना, पक्के निर्माण एक तरह से हम कह सकते हैं, और वहां पर ट्रैक्टर बाकायदा जंगल के अंदर जाना, ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर इस तरह से ट्रैक्टर इस रिजर्व फॉरेस्ट में, इस बफर जोन में ले जाने की अनुमति किसने दे दी। अगर अनुमति नहीं भी दी गई तो जो फॉरेस्ट के जो अफसर वहां पर मौजूद हैं वो आखिर कर क्या रहे हैं कि फॉरेस्ट के अंदर इस बफर जोन एरिया में इस तरह के निर्माण वहां पर हो रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर मुख्य सचिव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल 31 जनवरी को मुख्य सचिव एस संधू रिटायर हो रहे हैं। अब बात ये उठ रही है कि क्या यूपी की तर्ज पर मुख्य सचिव एस संधू को सेवा विस्तार मिलेगा या फिर एसीएस राधा रतूड़ी को ये जिम्मेदारी मिलेगी। राधा रतूड़ी के पास भी सिर्फ 2 महीने का समय है और इसी साल मार्च में राधा रतूड़ी भी रिटायर हुए। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्टाफ मीटिंग लेने से पहले राम भजन सुना है। सीएम राम भजन के साथ मीटिंग की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने एक भजन वीडियो जो है वो ट्वीट किया था, जिससे आज मीटिंग से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सुना और भजन सुनकर हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र में एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। दरअसल एक किसान अपनी गन्ने की फसल को ट्रैक्टर पर लाद रहा था। रास्ते में गंगा नदी के आने पर उसने अपनी गन्ने समेत ट्रैक्टर ट्रॉली को 2 नाव से पार कराने की कोशिश की। तभी अनियंत्रित होकर नाव एक तरफ झुक गई, जिससे गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली गंगा में समा गई। आनन फानन में नाव चालक और किसान ने गंगा में छलांग लगा दी। गनीमत तो ये रही, गंगा का जलस्तर कम होने की वजह से कोई हादसा नहीं हुआ। आपको बताते चले कि लक्सर इलाके में कई किसान इसी तरह गंगा से अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली को पार लगाते हैं। रुद्रप्रयाग के उखी मठ में आग का तांडव देखने को मिला है। यहां पर गिरिया गांव में एक घर में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताया जा रहा है और आग से घर के अंदर रखा सारा गनीमत तो इस बात की रही है कि समय रहते सभी लोग मकान से बाहर निकल गए, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। उत्तरकाशी में अपर यमुना वन प्रभाग में गुलदार का आतंक है और यहां बड़कोट के कृष्ण गांव के पास बाइक सवार पर गुलदार ने हमला
कर दिया, जिसमें बाइक सवार घायल हो गया है। वहीं गुलदार के हमले के बाद भी युवक ने बाइक नहीं रोकी, जिससे युवक की जान बच गई। गुलदार क्षेत्र में अब तक 3 लोगों को घायल कर चुका है। वहीं लोगों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की है। घायल युवक का CHC में इलाज चल रहा है। मारा तो मैंने गाड़ी रोकी नहीं। अगर गाड़ी रोकती या फिर गाड़ी गिर जाती तो शायद कुछ ज़्यादा अनहोनी होने का हो सकता था कि ज़्यादा कुछ दिक्कत आती, पर मैंने गाड़ी रोकी नहीं। उसने झपटा मारा, मैं सीधे चलता रहा। तो जो भाटिया का रैन बसेरा है उससे आगे जब हम बढ़े तो जहाँ से ढलान आती है थोड़ा, तो हमारी बाइक आराम से चल रही थी। नीचे से सीधा झपटा और भाई जी के पैर पे उसने दांत मार दिए। उसके बाद जो है हम आराम से चल रहे थे, हमने बाइक नहीं रोकी क्योंकि हमें पता था कि ये दोबारा काटने पड़ेगा। नगर निगम कोटद्वार में 1.5 करोड़ के गबन के मास्टरमाइंड समेत 7 आरोपियों पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर निगम में लिपि के पद पर तैनात पंकज ने ठेकेदार के साथ मिलकर फर्जी बिल और नगर आयुक्त के फर्जी साइन कर 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी की थी। मामले में मुख्य आरोपी समेत 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जबकि 4 आरोपी फरार हैं। इस मामले में पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों पर गैंग बनाकर सरकारी धन का गबन करने के आरोपों के तहत ही गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी शुरू कर दी है। देखिए, नगर निगम में जो सरकारी पैसा है उसके गबन को लेकर 3 केस रजिस्टर हुए थे पिछले वर्ष, और जिनमें जो गबन है वो बड़े स्तर पर होना पाया गया। तो इस संबंध में 7 लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है और कल एक केस दर्ज करने के बाद अब इस पर विवेचना जारी है। उत्तरकाशी में सूखी ठंड का प्रचंड कहर जो है वो देखने को मिल रहा है, जिससे नदी, झरने, झील जम चुके हैं और स्थानीय लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। उत्तरकाशी की गंगोत्री घाटी में कड़ाके की ठंड से जीना दुभर हो गया है। ठंड के चलते नदी, झरने, झील जम चुके हैं। तस्वीरें गंगोत्री धाम से हैं, जहां पर केदार गंगा का पानी धीरे धीरे बर्फ में तब्दील हो रहा है। भीषण ठंड के कारण डबरानी से लेकर गंगोत्री तक कई झरने और नाले पाले से जम चुके हैं। धराली के पास 7 क्षेत्र के ताल के भी अधिकांश हिस्से पाले की चपेट में आ गए हैं। वहीं ठंड के कहर से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। दूसरी तरफ दिसंबर से अब तक बारिश, बर्फबारी न होने से भी दिक्कतें बढ़ रही हैं। मौसम की मार फसलों पर भी पड़ने लगी है, जिससे किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। यहाँ पे परेशानी यही है कि पानी से जो है पूरे पाइप जो है जम चुके हैं और पानी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है लोगों को। और अब इस समय जो है मौसम की मार ऐसी है कि अगर आजकल में अगर बर्फ नहीं पड़ती है तो किसानों की हालत जो है बहुत खराब हो जाएगी। ठंड का कहर पूरे जिले में देखा जा रहा है, जिससे जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। डॉक्टर लोगों को ठंड से बचने की सलाह दे रहे हैं। तो ठंड का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे के कारण जो है सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार और इनके मरीज जो है बच्चों में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और बच्चों की चूँकि इम्यूनिटी बड़ों के मुकाबले थोड़ी कम रहती है, बच्चों की और बुजुर्गों की। तो इन दोनों मरीजों पे, इन दोनों वर्गों के मरीजों में ये जो ठंड का जो असर होता है वो ज़्यादा होता है। तो ऐसे में यही है कि अपना थोड़ा सा ख्याल रखें, सावधान रहें। आवश्यकता अनुसार कंबल वितरण करें और अलाव जलाने की कार्रवाई करें जो मुख्य चौराहे हैं वहाँ पर, और इसके लिए उनको आवश्यक धनराशि भी दी गई है। और यदि कहीं ऐसी कोई इसमें कमी पाई जाएगी तो उसको भी ठीक किया जाएगा। पहाड़ में ठंड की दोहरी मार पड़ रही है। झरने और पानी के स्रोत जम चुके हैं। वहीं शीतलहर ने ठिठुरन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ लोग बारिश और बर्फबारी की राह देख रहे हैं, ताकि सूखी ठंड के अटैक से थोड़ी राहत मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर की रिपोर्ट। उत्तराखंड में लंबे समय से अटल उत्कृष्ट स्कूल में खाली चल रहे टीचर्स के पद अब भरने जा रहे हैं। इन दिनों टीचर्स के काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, मगर इन स्कूलों में पहले से पढ़ा रहे गेस्ट टीचर अब परेशान हैं। गेस्ट टीचर्स को चिंता है कि वो एक बार फिर से अपने भविष्य को लेकर संकट में हैं, और गेस्ट टीचर्स का कहना है कि ना उन्हें अभी तक ये बताया गया कि उन्हें हटाया जाएगा और ना ही उन्हें ये पता है कि वो समायोजित होंगे। ऐसे में अटल उत्कृष्ट स्कूलों में पढ़ा रहे टीचर्स जो हैं परेशान हैं। शिक्षा विभाग आश्वस्त कर रहा है कि गेस्ट टीचर्स के
मामले में शासन से बात की जाएगी, गेस्ट टीचर्स का समायोजन किया जाएगा। अगर वो शिक्षक होंगे, क्योंकि गेस्ट टीचर है वो पद तो रिक्ति माना जाएगा। गेस्ट टीचर तो कहीं कंपटीशन तो आया नहीं है अटल उत्कृष्ट विद्यालय में, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास अगर गेस्ट टीचर प्रभावित होता है तो समायोजन की व्यवस्था है उनको समायोजित कर दिया जाएगा ना, क्योंकि जो टीचर हमारे अटल उत्कृष्ट में आएगा वो भी उस सब्जेक्ट में किसी और स्कूल से आ रहा होगा, तो उस स्कूल में पद तो रिक्त हो ही रहा होगा, तो गेस्ट टीचर का समायोजन हो जाएगा। समायोजन करने का आदेश तो है ही गेस्ट टीचर। अयोध्या धाम से लाए अक्षत कलश का चमोली पहुंचने पर ग्रामीणों ने ढोल तमाऊ के साथ भव्य स्वागत किया है। नौटी में कलश यात्रा निकालकर भव्य स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने कीर्तन भजन करते हुए रथ यात्रा निकाली और कीर्तन भजन के साथ भगवान श्री राम का जयकारा लगाया है। इस दौरान पूरा नौटी क्षेत्र राम जी की भक्ति में सराबोर रहा। बाईस जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर देश भर के दूसरे धर्म स्थलों पर दिवाली जैसा नजारा होगा और इस दिन हरिद्वार में हर की पैड़ी को भी दिवाली की तरह सजाया जाएगा और आतिशबाजी होगी। हर की पैड़ी का प्रबंधन देखने वाली संस्था श्री गंगा सभा ने इसके लिए ऐलान किया है। 22 जनवरी को हर की पैड़ी दियों की रोशनी से जगमग होगी और भगवान राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को धूमधाम से मनाया जाएगा। मकर संक्रांति से पहले देश भर के सूर्य मंदिरों में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम किया जा रहा है, तो अल्मोड़ा के कटारमल सूर्य मंदिर में भी कार्यक्रम किया गया, जिसमें 200 लोगों ने हिस्सा लिया। उत्तर भारत का सबसे ऊंचा सूर्य मंदिर अल्मोड़ा के कटारामल में है, जहां भगवान सूर्य की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। वहीं मकर संक्रांति से पहले आयुष मंत्रालय देश भर के सूर्य मंदिरों में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम कर रहा है। लिहाजा कटारामल में भी सैकड़ों लोगों ने सुबह सुबह एक साथ सूर्य नमस्कार किया। पहले 14 जनवरी तक के लिए मकर संक्रांति से पहले किया जा रहा है, क्योंकि इस समय सूर्य जो है हमारा प्रभावी रहता है, उत्तरायण में प्रवेश करता है और अपनी ऊर्जा को पूर्ण रूप से हम लोग उसमें सूर्य नमस्कार के द्वारा अपने शरीर में उसकी ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं। और अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होती है, क्योंकि उसमें सारी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है, शरीर बाल से लेकर पैर तक सब कुछ, उसमें घुटने, कंधे, मस्तिष्क सबकी एक्सरसाइज हो जाती। सूर्य नमस्कार में सबसे ज्यादा योग से जुड़े बच्चों ने हिस्सा लिया। वहीं जिन्हें पहली बार सूर्य नमस्कार का मौका कटारामल में करने को मिला, वो लोग भी काफी खुश नजर आए। नहीं, जो सूर्य नमस्कार है बहुत पुरानी मान्यता है, हमारे ऋषि मुनियों ने इसको शुरू किया था और इससे जो है हम सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, निरोगी रहते हैं और हम सभी जो है इसको अगर करेंगे तो हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और बौद्धिक रूप से जो है। अब देखना होगा कि आयुष मंत्रालय के सूर्य नमस्कार कार्यक्रम से कितने लोग जुड़ते हैं। भारत सरकार का आयुष मंत्रालय देश भर के सूर्य मंदिरों में लोगों को पॉजिटिव एनर्जी के लिए सूर्य नमस्कार कार्यक्रम करवा रहा है। आज अल्मोड़ा के कटारमल में जो है सूर्य नमस्कार कार्यक्रम किए गए, जिसमें 12 आसनों से जो है लोगों ने सूर्य नमस्कार किए। 200 से अधिक प्रतिभागियों ने अपना इसमें प्रतिभाग किया और पॉजिटिव एनर्जी ली। माना जाता है कि सूर्य नमस्कार करने से जो है रोग दूर होते हैं और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। किशन जोशी, न्यूज़ 18, कटारमल, अल्मोड़ा। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की 4 धाम शीतकालीन पूजा स्थलों की यात्रा का असर होने लगा है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही 4 धामों के शीतकालीन पूजा स्थलों में महोत्सव के आयोजनों की तैयारी है और इसके साथ ही शीतकालीन पूजा स्थलों का भी व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार की पर्यटन विभाग की योजना है। उत्तराखंड इससे 4 धामों के शीतकालीन पूजा स्थलों से अधिक यात्री आए। इसके लिए पर्यटन विभाग योजना को आकार देने लगा है। देश और दुनिया में ये संदेश जाए कि शीतकाल में भी यहाँ पर पूजा की जाती है, तो उन्होंने इस बात पर सहमति जताई है और इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो शीतकालीन पूजा स्थलों का। इसके साथ ही
आगामी दिनों में पर्यटन विभाग और चारों धामों के तीर्थ पुरोहित मिलकर के चारों धामों के शीतकालीन पूजा स्थलों में महोत्सव का आयोजन करेगा। इसकी तिथि की घोषणा जल्दी ही की जाएगी। कि अभी हमने जो 27 दिसंबर से माननीय हमारे जो शंकराचार्य जी हैं अभी मुक्ति स्वानंद, उनकी अगुवाई में ये यात्रा का कार्यक्रम शुरू किया है। उसके लिए हमने कहा कि आप रजिस्ट्रेशन भी आप शुरू करिए, और रजिस्ट्रेशन अगर होने लगेंगे तो एक मैसेज जाएगा आपके द्वारा, सरकार के द्वारा भी, और धार्मिक लोग तो इसके लिए तैयार हैं। तो मेरा निवेदन है कि इस यात्रा को हम और अच्छा बनाएं, और सभी लोग शीतकाल में चारों धाम के जो शीतकालीन हमारे जो स्थल है वहाँ पर आएँ और दर्शन करें। और भारत के पड़ोसी देश नेपाल का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। यहाँ का सौंदर्य लाखों लोगों को यहाँ पर खींच लाता है। ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया के सबसे खूबसूरत पर्वत श्रृंखलाओं में से हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कश्मीर से लेकर मेघालय तक फैली हुई है। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तो इन पर्वत श्रेणियों का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। लेकिन भारत के पड़ोसी देश नेपाल में भी हिमालय की श्रृंखला फैली हुई है, और यहाँ का सौंदर्य भी लोगों को खूब लुभाता है। यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट भी है, जिस पर जाना पर्वतारोहियों के लिए किसी सपने से कम नहीं है। यहाँ काठमांडू से 1 घंटे की फ्लाइट की दूरी पर ही आपको इस पर्वत चोटी के दर्शन हो जाएंगे। 8000 मीटर की ऊंचाई से माउंट एवरेस्ट की पर्वत श्रृंखला को देख पर्यटक रोमांचित हो जाते हैं, क्योंकि एक ओर तो आपको खूबसूरत पर्वतमाला दिखाई देती है, तो नीचे बादलों की छिपी हुई चादर नजर आती है। यहाँ का पोखरा हिल स्टेशन भी पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है, जहाँ देश विदेश से लोग पहुँचते हैं। यहाँ की फेवा झील हो या कुहू डांडा, दोनों पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। Out of the 8,000 meter high peak, there are the 8 peaks in the Nepal. Okay, वो पीक देखने के लिए आप नेपाल में आकर you can have the panoramic experience of the mountain flights. Okay, by the mountain flights you can have the view of the 8,000 meter high peaks along with 6,000 meter high 22 peaks are there. Okay. नेपाल की टूरिज्म इंडस्ट्री के डेटा पर नजर डालें तो यहाँ आने वाले टूरिस्ट में भारतीयों की संख्या 50% से ज्यादा दिखाई देती है। पोखरा में नेपाल ने एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है। नेपाल चाहता है कि उसके इस प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन में भारत अपने इंटरनेशनल फ्लाइट्स भेजना शुरू करे, जिससे दोनों देशों के नागरिकों को फायदा मिल सके। Besides TIA, we have 2 more international airports, Gautam Buddha and Pokhara. And then after getting saturated from in TIA, हमारा ट्रैफिक गौतम बुद्ध एयरपोर्ट और पोखरा एयरपोर्ट में definitely they will have a flight from Pokhara and Gautam Buddha airport, and the infrastructure of all these 3 airports so will be upgraded as per our requirement. नेपाल में भारतीय मूल के लाखों नेपाली नागरिक रह रहे हैं, जिन्हें वहां मधेशी के नाम से जाना जाता है। यदि भारत नेपाल के साथ पोखरा में एयर कनेक्टिविटी शुरू करती है तो इसका फायदा दोनों देशों को हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के एक संविदा कर्मी ने कुछ ऐसा गीत लिखा जो इन दिनों हर पहाड़ी गुनगुना रहा है। दरअसल गिरीश जीना ने गुलाबी शरारा गीत लिखकर पहाड़ी गानों में धूम मचा दी है। गिरीश को ये गाना लिखने का जो आइडिया है तब आया जब उनकी पत्नी ने उनसे शरारा की डिमांड कर दी। तब उन्होंने पत्नी से शरारा के बारे में जानकारी ली और फिर उन्होंने ये गाना लिखा जो आज हर महफिल की शान बना हुआ है। फिक्स आ गया था गाने को लेके कि हाँ मैं इस पर गाना बना सकता हूँ। तो फिर उसके साथ मैंने टीम को बोला कि एक टॉपिक है मेरे पास गुलाबी शरारा, इस पर गाना बनाऊँ। फिर मैंने कुछ लाइनें उसकी बनाई। बाद गाना कंप्लीट होने के बाद हमने ये गाना इंदर आर्या जी को दिया। तो गाना फिर हमने रिकॉर्ड कराया, उसकी वीडियो बनाई। कुछ टाइम तक वो गाना नहीं चल पाया था, 1-1.5 महीने नहीं चला। तो उसके बाद फिर हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला अभी तक।
और आगे भी खबरें जारी है, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।